वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्री एक्सपेंशन को समझने वाले हैं कि कैसे इसमें हीट एडिशन जीरो होता है, बर्नर कैसे जीरो हो जाता है, भाई टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विंदन कुमार आजाद और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एएस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाएंगे कि भैया ये भी करना था। यहाँ पे सिर्फ यही वीडियो नहीं है, पर थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है और एक अच्छे लेवल पे गेट ईएसी के लेवल पे आपको मिलने वाला है। सारा कंटेंट कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो भाई प्लेलिस्ट को आप ऐड कर लीजिए और प्लेलिस्ट में एक एक करके वीडियो ऐड होता जाएगा, आप उसको देखते जाइएगा। बहुत मजा आने वाला है इस कोर्स में, बहुत चीजें जानने और समझने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए समझते हैं। ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें एक मैंने पिस्टन लगाया, कंटेनर में सिलेंडर लिया, इसमें एक पिस्टन लगाया, इधर गैस है भरा हुआ और इधर वैक्यूम है, इधर कुछ भी नहीं वैक्यूम है। और मैंने इसको आइसोलेट भी कर रखा है। ठीक है, आइसोलेट कर रखा है या फिर कहो एडियाबैटिक बॉल से मैंने चारों तरफ से घेर रखा है इसको। ठीक है, घेरो ना घेरो एक ही बात है, चाहे बाल एडियाबैटिक हो या ना हो, वो मैं आगे समझा दूंगा। पर फिर भी अगर शुरुआत में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि चारों तरफ मैंने जो बाल लिया वो एडियाबैटिक बाल है या फिर कहो कि पूरे सिस्टम आइसोलेटेड है, इंसुलेशन किया हुआ है। ठीक है, ताकि इसमें किसी प्रकार का हीट एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, यानी हीट बाहर नहीं जा सकता या अंदर नहीं आ सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एकाएक मैं इस बाल को हटा दे रहा हूँ, इस बाल को मैं एकाएक हटा दे रहा हूँ। एकाएक हटाओगे तो ये इधर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो ये गैस जो है वो बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगा, बहुत तेजी से पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, अब फैलेगा तो इसमें किसी प्रकार का हीट एडिशन है। भाई ये तो इक्वेशन लगेगा ही। इक्वेशन क्या है भाई, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो किसी प्रकार का इसमें हीट एडिशन नहीं होगा। आपको होगा सर काहे नहीं होगा, एक तो ये भाई जो बाल है वो एडियाबैटिक मैंने ले रखा है। ठीक है, पूरे सिस्टम को मैंने आइसोलेट कर रखा है। ठीक है, या फिर कहो कि फिर आप भाई एडियाबैटिक बाल मैंने ले रखा है, किसी प्रकार का हीट इंटरेक्शन मैं मान ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर अगर नहीं होता तो क्या अलग चीज हो जाता, कि नहीं बिल्कुल नहीं होता। ये तो मैंने समझाने के लिए लिया है। अगर इस बाल पे तुम किसी प्रकार का कोटिंग नहीं भी करते तब भी मैंने बताया था कि प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा। और मैंने बताया था कि हीट इंटरेक्शन होने के लिए, हीट ट्रांसफर होने के लिए समय चाहिए होता है। ठीक है, अरे कोई तुम मान लो एक बर्फ रख दो तो क्या तुरंत रखोगे तुरंत पिघल जाएगा क्या, यानी कि उसको हीट लेने में समय लगेगा, उसको पिघलने में समय लगता है। कहीं भी अगर पानी को तुमने गैस पे रख दिया तो क्या वो एक सेकंड में गर्म हो जाएगा क्या। ठीक है, तो ऐसा एक तुरंत का तुरंत नहीं होने वाला। यानी कि ये जो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है जो कि बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि इधर वैक्यूम है तो इतने कम समय में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, हम फ्री एक्सपेंशन में किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं मानते हैं, आइडियली नहीं होता है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपेरिमेंट अगर थ्योरेटिकली करोगे तो कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगा ही होगा, लेकिन आइडियली किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफर में यहाँ पे जीरो मान रहा हूं क्या होगा ही। ठीक है, अगर होता ही है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए भी हम उसको जीरो मानते हैं। तो ध्यान रखिए, चाहे बाल एडियाबैटिक हो, चाहे सिस्टम आइसोलेटेड हो या ना हो, फ्री एक्सपेंशन में हीट इंटरेक्शन यानी हीट ट्रांसफर या किसी प्रकार का हीट एडिशन या फिर रिजेक्शन जीरो होता है, सबसे पहला। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या ये जो है वो बर्डन कर रहा है। अब अच्छे लोग कहें कि हाँ सर इधर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बर्डन कर रहा है। अब मैं सवाल करूंगा फोर्स लगा रहा है किस पे लगा रहा है भैया। अरे फोर्स लगा रहे हो तो किस पे लगा रहे हो, कह रहे हो इधर तो कुछ है ही नहीं। मतलब तुम कह रहे हो कि हम मार तो रहे हैं पर किसको मार रहे हैं हमको पता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या। बचपन में क्लास 8 में ही तुमने पढ़ा होगा कि ये जो है जो फोर्स होता है वो एक पे नहीं हो सकता, जब भी लगता है तो जोड़े में लगता है। ठीक है, तो भाई अगर फोर्स तुम किसी पे लगा रहे हो तो वो भी तुम पे लगाएगा, और वो तो तुम पे तब ना लगाएगा जब उधर कोई रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस पे तुम कोई काम कर ही नहीं सकते। कभी भी तुम वैक्यूम पे या फिर जहां पे कुछ भी नहीं है उस पे तुम कोई काम नहीं कर, उसको मार नहीं सकते। मारने के लिए सामने कोई होना चाहिए, यानी फोर्स उस पर तुम लगा ही नहीं सकते। और अगर फोर्स नहीं लगा सकते तो क्या बर्डन होगा क्या। तो एक और जादुई चीज आया इसमें कि यहाँ पे किसी प्रकार का बर्डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई,
मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिए चीज़ों को कि जो फोर्स आपने बचपन से पढ़ा है कि फोर्स जब भी लगता है पेयर में लगता है, ये भी अननोन प्रक्रिया होती है। हिंदी में अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो अननोन मतलब होता है कि भाई ये इंट्रैक्शन के कारण लगता है। अगर तुम किसी पे लगाओगे वो आपके पास लगाएगा, ठीक है, ये एक दूसरे के इंट्रैक्शन के कारण लगता है फोर्स, ठीक है। यहाँ पे सामने कोई है ही नहीं, सामने कोई है ही नहीं, तो भाई तुम किस पे फोर्स लगाओगे? और अगर फोर्स ही नहीं लगाओगे तो काम कैसे करोगे, ठीक है। तो सामने कोई नहीं है इसलिए तुम कोई फोर्स नहीं लगाओगे, भाई हल्का सा भी फोर्स लगा के एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। वो बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स होगा और मैथमेटिक्स में नेग्लिजिबल चीज़ों को हम इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का बर्डन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक करामाती चीज़ आया, यानी कि ना तो यहाँ पे हीट एडिशन हो सकता है और ना ही यहाँ पे बर्डन हो सकता है। और अगर दोनों जीरो है तो भाई थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि भैया निश्चित रूप से ये भी जीरो होगा, ठीक है। सब कुछ जीरो है तो डी यू भी क्या होगा भाई, तो जीरो होगा। तो मैंने कहा कि डी यू क्या है भाई, तो जीरो है। अब इतना तो भैया हर हाल में और हर कंडीशन में कोई भी अजम्पशन बिना लिए हुए मैंने कोई भी अजम्पशन अभी तक नहीं लिया है, और ये आ गया क्या, जीरो। अब कहता है कि थोड़ा सा अजम्पशन भी लेके देखते हैं क्या होता है। कहता है कि यदि अगर गैस आपका आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए आप डी यू को मैंने लिखा ही था फॉर्मूला कि mCV/dt, प्रोसेस कोई भी हो अगर गैस आइडियल रहेगा तो ये फॉर्मूला सही है, mCV/dt। अब mCV/dt मास तो जीरो है नहीं, टेम्परेचर में भैया कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमको देखते हैं, पर हीट जो ये हीट कैपेसिटी है वो गैस है तो गैस का कुछ ना कुछ हीट कैपेसिटी रहेगा ही, ठीक है। तो वो भी जीरो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ होगा, यानी टेम्परेचर में चेंज कितना है भाई, जीरो है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है। अब यहाँ सवाल आता है कि सर यहाँ पर टेम्परेचर यदि सेम है तो क्या फ्री एक्सपेंशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है क्या, क्योंकि टेम्परेचर तो इसमें बदल ही नहीं रहा। तो फिर भी यहाँ पे तुमने फिर से एक गड़बड़ कर दिया कि भाई मेरे यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि टेम्परेचर नहीं बदल रहा, मैंने कहा कि टेम्परेचर में चेंज जीरो होता है। आपको सर अंतर क्या दोनों में, मैं चेंज मतलब कहता हूँ, चेंज मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होने का दोष ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब कि आज तुम्हारी हाइट है, कुछ दिन के बाद तुम्हारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है और फिर बढ़ के तुम बूढ़े हो जाते हो, फिर झुक जाते हो और झुक के तुम्हारा हाइट फिर से पिछले वाला हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है तुम्हारा हाइट बढ़ भी नहीं किया। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो ये से समझो कि मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, ये मान लो तुम हो और मैंने तुम्हें 10 रुपया दिया, तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं था, मैंने तुम्हें 10 रुपया दे दिया, ठीक है, और तुम्हारे पास अब कितना है तो 10 रुपया है। कुछ देर के बाद तुमने 10 रुपये का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितना जीरो रुपया है, तो पहले भी जीरो था अब भी जीरो है। तो क्या तुमने कभी भी तुम्हारा पैसा नहीं आया क्या सदैव तुम्हारे पास पैसा जीरो रहा क्या, नहीं, ठीक है। शुरुआत में तुम्हारे पास पैसा नहीं था पर मैंने तुम्हें दिया था 10 रुपया, तुमने उससे खर्च कर दिया तो अभी भी तुम्हारे पास जीरो है। तो शुरुआत में जीरो था अब भी जीरो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बीच में पैसा नहीं था, बीच में तुम्हारे पास पैसा था। तो यही है यहाँ पे कि टेम्परेचर शुरुआत में भाई जो था वो लास्ट में वही था, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर नहीं बदला है, टेम्परेचर बदला है। मैंने पूरा यहाँ पे ग्राफ ही बना के समझा दिया ताकि भाई ये से पूछा जाता है कि क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्या वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रेशर एकाएक बढ़ेगा या घटेगा जो भी है, इनिशियली प्रेशर ज़्यादा था फाइनल प्रेशर कमेगा, लेकिन जो प्रोसेस बीच में हो रहा है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। क्योंकि कितना भी तुम कुछ कर लो फिर से उस पर काम करके उसे उसी कंडीशन में नहीं ला सकते, उसी फिजिकल स्टेट में आप उसको नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई, क्योंकि यहाँ तो एक्सपैंड तो खुद से हो गया बिना काम किए हुए, उसने कोई काम नहीं किया। पर अब तुम जब उसे कंप्रेस करोगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ा तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया उसको, तो वो कभी भी अपने पुनः उसी स्टेट में नहीं जाने वाला। बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ईएससी के एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन क्या है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो मैंने इसे डॉट 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 करके बनाया है। और मैंने ये भी कहा कि प्रेशर जो था वो प्रेशर शुरू में ज़्यादा था उसके बाद घटा है, ठीक है, इधर गया है प्रोसेस। लेकिन जो देख रहे हो कि टेम्परेचर कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त वो कांस्टेंट रहा, प्रेशर भी धीरे, टेम्परेचर भी बीच में थोड़ा सा घटा था, ठीक है, टेम्परेचर बीच में घटा था फिर बाद में जाके वही का वही हो गया, ठीक है। तो प्रोसेस ये क्या है भाई, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है क्योंकि बीच में टेम्परेचर घटा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिलो दिमाग में अट गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ कि देखो टेम्परेचर पहले वाला बाद वाला एक है, ठीक है, बीच में ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है।
बीच में हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे मैं ये इक्वेशन तो लगा ही सकता हूँ, पी वी इक्वल टू mRT, ठीक है। यानी इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, मास नहीं बदला है, ये आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस गैस के लिए कांस्टेंट है, कैस्टेटिक्स कांस्टेंट मान लो इसको, ठीक है, क्योंकि एम इस यहाँ पे लिए होते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, ये कैस्टेटिक्स कांस्टेंट है उस गैस के लिए, ठीक है। तो ये है आपका, तो टी आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, तो पी आई वी आई, और टी एफ जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी एफ इंटू वी एफ। तो अगर आपका प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि वहाँ पर टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच में लगेगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में लगेगा, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट के लिए ये इक्वेशन सही नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्री एक्सपेंशन के केस में, वॉल्यूम या कोई भी चीज़ें निकालने के, जैसे वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक वॉल्यूम बढ़ गया है, तो आपको कहेगा कि फ्री एक्सपेंशन हो गया, प्रेशर निकाल के दिखाओ, तो कहेंगे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन लगा रहे हैं, इंटरमीडिएट आप प्रेशर नहीं बता सकते, क्योंकि प्रोसेस ऐसे भी आया क्या है भाई, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इंटरमीडिएट प्रेशर आप नहीं बता सकते, इंटरमीडिएट प्रेशर अनडिफाइंड है, फाइनल और इनिशियल प्रेशर डिफाइंड है, ठीक है। वॉल्यूम में फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम डिफाइंड है, बीच का इंटरमीडिएट वॉल्यूम डिफाइंड नहीं है, इस भाई जैसे हमने गैस हटाया था उस वक्त इसका वॉल्यूम कितना गैस का रहा होगा, ठीक है। तो तुरंत के तुरंत फैल जाएगा, आपको समय नहीं देगा वो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने एक ये चीज़ें बिल्कुल एकदम नोट करके लिखवा दिया कि ये जो इक्वेशन है वो आइडियल गैस के लिए है और फ्री एक्सपेंशन के लिए है, ठीक है। और इनिशियल और फाइनल कंडीशन, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच ही इक्वेशन लगता है कि दोनों स्टेट में इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बराबर होता है, यानी कि इनिशियल के लिए P और V का प्रोडक्ट वो फाइनल के लिए P और V के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ, आपको रिटर्न दे देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी तो मैथमेटिकली समझाया आप लोगों ने, अब इसको कहानी तरह लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता रहता है। क्या क्या है बात, तो कहता है इन द फ्री एक्सपेंशन वर्क डन इज जीरो। सबसे पहले तो फ्री एक्सपेंशन है तो किसी प्रकार का काम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भाई काम करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। बिकॉज द गैस एक्सपैंड अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट में एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार से काम आप नहीं कर रहे हो। या फिर कहो कि भाई एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है, या फिर यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो वर्क डन कहाँ से हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से देख के। इसके बाद मैंने ये भी बताया है कि इन द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इवन थ्रू इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर आर सेम, ठीक है। इसमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, फिर भी सेम द प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल, तब भी ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, बिकॉज द टेम्परेचर चेंजेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि इसके प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसलिए ये जो है वो किसी प्रकार का आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरह से फ्री एक्सपेंशन को समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है EAC या गेट का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नहीं आपसे सोल्व हो रहा है, ठीक है, पहले तो मैं कहता हूँ कि उसको सोल्व कीजिए, उसके बाद नहीं बनता तो आप मुझे उसका फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो एनर्जी का जो हाल है उसको भी देख लीजिए। एनर्जी जो है, एनर्जी इसमें क्या कौन कौन सी एनर्जी होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही इसके पास भाई इसको बंद करके रख दी हो तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, जैसे ही आप इस पिस्टन को हटा देते हो तो भैया गैस मोशन करने लगता है, तो ये जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही भाई ये जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जैसे चेंज होगा, उससे वजह से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम रहा है, ठीक है। अब ये कोई मत करना कि सर इंटरनल एनर्जी भी तो मॉलिक्यूलर के मोशन के कारण ही होता है, वो भी काइनेटिक, अरे बल्क काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, बल्क काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रैंडम मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गैस का मॉलिक्यूल जो आगे की ओर बढ़ रहा है ना, एक जिगजैग मोशन होता है, क्या होता है जिगजैग मोशन, उसके कारण उसमें जो एनर्जी होता है उसको हमको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। पर जो आगे की ओर प्रोपोगेट करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा यहाँ पे गैस, उसके कारण मैं उसमें काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज किसमें होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी कम रहा है। अब जैसे पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, जैसे जाके गैस इससे टकराएगा, ठीक है, इससे टकराएगा इस बात से, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा भाई, उसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करने लगेगा,
ठीक है। अब क्या होगा कि जितना जब काइनेटिक उसका खत्म हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा भाई, तो अब इंटरनल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से उसका जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या अंदर हो रहा है, एकदम अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एकदम अंदर की बात। क्या अंदर की बात बताया मैंने कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि सर फिजिक्स हुआ क्या, आखिर लोगों को समझ ही नहीं आया, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ब्रॉड लेवल पे देख रहे हो। जब इसके एकदम बेसिक अंदर घुस के देखोगे तब समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें शुरुआत में इसके पास इंटरनल एनर्जी था, वो काइनेटिक एनर्जी बदला, जिसके कारण उसमें टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आया, टेम्परेचर कम आ क्योंकि इंटरनल एनर्जी उसका कम रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को चलना पड़ रहा है। पर जैसे ही मॉलिक्यूल जाके चलना बंद हो गया क्योंकि कंटेनर वो फैल गया चारों तरफ, अब उसको चलना बंद कर दिया, अब उससे काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि भैया आगे बढ़ने के लिए था नहीं उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फिर किस में चेंज होगा भाई, तो फिर से वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी में जैसे कन्वर्ट होगा फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो यही हो रहा है, बढ़ के फिर से पुनः उसी वक्त उसी जैसा हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का एनर्जी उसमें लॉस नहीं हो रहा, ऐसा हम मानते हैं, किसी प्रकार की एनर्जी अगर लॉस नहीं हो रहा तो फिर से टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये तो मैंने मैथमेटिकली समझा दिया चीज़ों को। यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर बेसिकली वहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो इतना डिटेल में कोई भी चीज फ्री एक्सपेंशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, और उम्मीद करता हूँ एकदम बिल्कुल आपको अब जो कंफ्यूजन था फ्री एक्सपेंशन में बहुत लोगों को, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हम 12th से ही 10th से 11th से ही पढ़ते आ रहते हैं, और उसमें हम लोग कभी पल्ले नहीं पड़ता कि होता क्या है यार इसमें, ठीक है। टीचर लिख देते हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिलता था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अगर सही में ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसको लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है, इंजीनियरिंग के हों या फिजिक्स के ग्रुप हो या 11th 12th के जो आपके छोटे भाई बहन हो, सभी के साथ आप इसको शेयर कीजिए, ताकि बचपन से ही चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर जाने, ताकि कोई भी टीचर उसको बेवकूफ़ ना बना पाए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।